फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल मंडा। देखो अपने जो अपना 10th का टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया है। अब आज अपन नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज अपना एक नया टॉपिक है नरेशन। नरेशन यानी कथन। किसी भी बात को जब हम कहते हैं तो उसको कहने के दो तरीके होते हैं, तो उन तरीकों में हम बात करते हैं, कथन की बात करते हैं, नरेशन की। तो नरेशन देखो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो कथन है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अपना डायरेक्ट स्पीच बोल सकते हैं या डायरेक्ट नरेशन बोल सकते हैं। दूसरा होता है अपना जो इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच अपने दो भाग होते हैं नरेशन के, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच जो होती है वो किसे कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच है वो किसे कहते हैं उसकी बात करते हैं। तो देखो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, तो देखो बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच की। डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, तो देखो जब क्या होता है, जब जो वक्ता होता है, जब वक्ता किसी बात को कहता है वो श्रोता उस बात को सुनता है। तो श्रोता जब वक्ता की कही गई बात को वक्ता के शब्दों में ही व्यक्त करता है, या बोलते ऐसे बोल सकते हैं वक्ता के कथन में यदि हम व्यक्त करते हैं तो उस बात को या उस कथन को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा कि जब कोई श्रोता, यहां पर श्रोता का मतलब क्या हो गया, लिसनर। जब कोई श्रोता किसी वक्ता के कथन को वक्ता, अब देखो वक्ता, यहां पर वक्ता मतलब हो गया स्पीकर। वक्ता के ही शब्दों में व्यक्त करता है तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। देखना, समझना इस बात को। जो ये है एक ग्रामेटिकल परिभाषा है, ग्रामर की परिभाषा है। हमें इस बात को एक अपने साधारण सी लैंग्वेज में इसको समझना है। जैसे मैं कहता हूं ही सेड टू मी आई एम ए टीचर। आई एम ए टीचर, ये मैंने जो बात कही है, तो देखो ये बात है किसने कहा, अब किसको कहा, मी को कहा। तो यहां पर देखो ये तो क्या हो गया, स्पीकर हो गया, और ये क्या हो गया, लिसनर हो गया। कौन हो गया, लिसनर। यानी ये तो हो गया वक्ता और ये हो गया श्रोता। तो देखो जब श्रोता ने क्या किया, श्रोता ने इस वक्ता की बात को जैसा वक्ता ने कहा था वैसा का वैसा ही कहा, तो उस कथन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। हाँ, तो ये हो गया अपना डायरेक्ट स्पीच की एक परिभाषा हो गई, किस प्रकार हम डायरेक्ट स्पीच को पहचानते हैं। तो क्या हो गया कि जब श्रोता क्या करता है, वक्ता के कथन को, वक्ता का कथन कौन सा है, ये कथन है वक्ता का। तो जब वक्ता के कथन को वक्ता के ही शब्दों में व्यक्त करता है तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। अब देखो डायरेक्ट स्पीच के दो भाग है। डायरेक्ट स्पीच जो होता है उसके दो भाग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको हम बोल सकते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज, ठीक है। एक भाग तो ये हो गया। दूसरा भाग इसका होता है रिपोर्टेड क्लॉज बोल सकते हैं, या फिर इसको रिपोर्टेड स्पीच भी बोल सकते हैं। दोनों ही बोल सकते हैं। यानी कि अपने पास में ये जो भाग है, ये वाला
जो हमने यहाँ पे लिखा है सेंटेंस, ये जो भाग है इसके दो भाग हो गए। देखो आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, देखो दो भाग क्या है, एक तो हो गया ये पार्ट और ये एक हो गया ये पार्ट। तो इसको हमने नाम दे दिया क्या, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग क्लोज। और इस पार्ट को हमने नाम दे दिया रिपोर्टेड क्लोज या रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो इसको समझते हैं, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। रिपोर्टेड डायरेक्ट स्पीच के अंदर तरीके दो भाग होते हैं। अब समझते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को। रिपोर्टिंग वर्ब लिख सकते हैं या इसको रिपोर्टिंग क्लॉज अपन लिख सकते हैं। क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग क्लॉज। देखो अब इसको हम अगर ग्रामर की भाषा में कहें तो क्या कहेंगे कि इन्वर्टेड कॉमाज, इन्वर्टेड कॉमाज के बाहर का भाग रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। इन्वर्टेड जो कोमा होते हैं उनके बाहर का भाग होता है वो क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। इन्वर्टेड कोमा आपको दिखाई दे रहे, देखो ये इन्वर्टेड कोमा जो है ये है। तो इन इन्वर्टेड कोमाज के भीतर का हिस्सा तो ये हो गया। अब इसके बाहर का हिस्सा कौन सा हो गया, यानी कि इसके बाहर का हिस्सा कौन हो गया, इधर वाला भाग हो गया। तो इस बाहर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ये ग्रामर की भाषा बोलती है। अब मैं इसको क्या समझाता हूं कि किसने कहा और किसको कहा वही क्या होता है, रिपोर्टिंग क्लोज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है। यानी कि इसमें क्या करता है, कोई वक्ता किसी श्रोता को कोई बात है या कोई कथन है वो कहता है, यानी कि ही ने कहा और मी को कहा। तो इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि किसने कहा और किसको कहा, तो वो क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है या रिपोर्टिंग क्लोज होता है। या फिर दूसरे तरीके से हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो इन्वर्टेड कोमाज होते हैं उनके बाहर का वो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग क्लोज को बोलते हैं। अब बात करते हैं दूसरे भाग की। तो देखो दूसरा भाग क्या होता है, ये होता है अपना रिपोर्टेड स्पीच या इसको बोल सकते हैं हम रिपोर्टेड क्लोज। ठीक है। अब ये क्या होता है, वही ग्रामर की भाषा में हम इसको लिख सकते हैं कि इन्वर्टेड कोमाज के अंदर का भाग रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। यही वही परिभाषा हो गई कि क्या इन्वर्टेड कोमाज के भीतर का, यानी ये जो हिस्सा है इन्वर्टेड कोमाज के अंदर का जो हिस्सा होता है उसी को क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लोज उसको बोलते हैं। अब दूसरी भाषा में हम समझें, अपनी वाली भाषा में तो क्या होता है, किसने कहा और किसको कहा ये तो हमने पढ़ लिया, रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग क्लोज होती है। अब क्या बात उसने कही, क्या कथन उसने कहा, तो जो कथन उसने कहा उसी को क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड क्लोज बोल सकते हैं या रिपोर्टेड स्पीच इसको हम बोल सकते हैं। तो समझ में क्या आया कि रिपोर्टिंग डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टेड क्लोज होती है। तो जो इन्वर्टेड कोमाज के बाहर का हिस्सा होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं और उसको किस प्रकार पहचानते हैं, किसने कहा और किसको कहा। और इन्वर्टेड कोमाज होते हैं उसके भीतर का जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लोज बोलते हैं। उसके बाद में क्या कहेंगे कि अपनी भाषा में समझे क्या बोले, किसने कहा किसको कहा, रिपोर्टिंग वर्ब, और क्या बात कही वो बात क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच होती है। अब बात करते हैं, देखो अपन अपने इनडायरेक्ट स्पीच की। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, तो इसको देखो क्या कहते हैं, जब कोई श्रोता
किसी वक्ता के कथन को अपने स्वयं के शब्दों में व्यक्त करता है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जब कोई श्रोता क्या करेगा, किसी वक्ता के कथन को अपने स्वयं के शब्दों में यानी अपने खुद के शब्दों में यदि व्यक्त करता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस पढ़ा था, ही सेड टू मी इनवर्टेड कॉमास आई एम अ टीचर। तो ये जो सेंटेंस था अपना किसका था, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस था, क्योंकि इसमें दो भाग है, एक भाग ये और एक भाग ये। तो इसमें क्या हो गया, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस था और इसको हमें इनडायरेक्ट में बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे, ही का ही रहेगा, सैड टू होता है उसको टॉड में चेंज कर देंगे, मी का मी रहेगा, कनेक्टिव इन कॉमाज को हटाते हैं, यहाँ पे कनेक्टिव लग जाएगा, कनेक्टिव इन असर्टिव सेंटेंस के लिए दैट आता है तो कनेक्टिव लग गया। इसके बाद में आई है वो चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, तो आई किस में चेंज हो गया, ही में चेंज हो गया। एम है प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वॉज में हो जाएगा, और ए टीचर का ए टीचर हो गया। तो ये यहां पर हुआ क्या कि इस श्रोता ने इस वक्ता के कथन को अपने स्वयं के शब्दों में व्यक्त कर दिया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। तो देखो अब बात करते हैं अपन इसके इनडायरेक्ट स्पीच में आगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो अपना टॉपिक है उसमें तो आगे बात करते हैं। तो देखो जब भी हम नरेशन की बात करते हैं तो अपने को सेंटेंसेज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अपन जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो अब सेंटेंसेज के अकॉर्डिंग ही सारा काम चलता है। ठीक है, सारा काम जो होता है वो सेंटेंसेज के अकॉर्डिंग चला करता है। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज की। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, टाइप ऑफ सेंटेंसेज, तो सेंटेंसेज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, क्योंकि सेंटेंसेज के अकॉर्डिंग ही सारा काम होता है। तो मैं बात करता हूं सेंटेंसेज 5 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार का जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है। कौन सा सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है। ठीक है, दूसरा जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, इंटेरोगेटिव होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। तीसरा जो सेंटेंस होता है वो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। चौथा जो सेंटेंस होता है वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और पांचवा जो होता है वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये पांचों प्रकार के सेंटेंसेस हैं, अपने को याद रहने चाहिए कि इनका क्या क्या इनकी विशेषताएं होती है, क्योंकि सारा जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का जो अपना टॉपिक है वो सारा का सारा इन्हीं सेंटेंसेस पर आधारित होता है। अधिकतर जो कार्य होता है वो इन सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग ही होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये किस प्रकार के सेंटेंस है, इनकी पहचान होनी चाहिए कि कौन सा सेंटेंस असर्टिव है, कौन सा इंटेरोगेटिव है, कौन सा इंपेरेटिव है, कौन सा एक्सक्लेमेटरी है, कौन सा ऑप्टेटिव है। तो देखो असर्टिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो असर्टिव सेंटेंसेस की शुरुआत प्राय सब्जेक्ट से होती है और इनके अंत में क्या होता है, फुल स्टॉप का प्रयोग हम करते हैं। और असर्टिव सेंटेंस से किसी साधारण बात या साधारण कथन को व्यक्त करते हैं। तो बात करते हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, ये किसी साधारण कथन या कार्य को व्यक्त करते हैं। और प्राय इनकी शुरुआत है वो किन से होती है, सब्जेक्ट से होती है। इनकी शुरुआत किन से होती है, इनकी शुरुआत होती है सब्जेक्ट से होती है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट निहित होता है। और लास्ट में जो असर्टिव सेंटेंस होता है उनके लास्ट में क्या होता है, फुल स्टॉप
होता है, यानी पूर्ण विराम होता है, तो वो किस प्रकार का सेंटेंस होता है? असर्टिव सेंटेंस। अब देखो असर्टिव सेंटेंस के बारे में थोड़ी सी एक जानकारी और बता देता हूं कि असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है निगेटिव सेंटेंस। जो हम अफर्मेटिव और निगेटिव का सेंटेंस पढ़ते हैं वो किसके भाग होते हैं? असर्टिव के ही भाग होते हैं। और असर्टिव का मतलब क्या होता है? साधारण वाक्य, यानी जो साधारण वाक्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सकारात्मक वाक्य, एक होता है नकारात्मक वाक्य। यानी जो सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य होते हैं वो किसके भाग होते हैं? असर्टिव सेंटेंस के भाग होते हैं। तो समझ में आया असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस में किसी साधारण कथन या कार्य को व्यक्त करते हैं और उनमें प्राय सब्जेक्ट निहित होता है और उनके अंत में उनके अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। अब आगे बात करते हैं अपन इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। देखो बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, ये बात सबको पता है। प्रश्नवाचक वाक्य, यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य इसके अर्थ में ही निहित है कि प्रश्नवाचक वाक्य मतलब किसी सेंटेंस में प्रश्न किया जाएगा और जहां प्रश्न होगा वो प्रश्नवाचक वाक्य होंगे। और प्रश्नवाचक वाक्य में सीधा सीधा आपको पता है कि इस प्रकार का चिन्ह निहित होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह निहित होता है, तो वो क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य होता है। सीधी सी बात है। इसके बाद में बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की। इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञा सूचक वाक्य, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य जो होते हैं वो कैसे होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें आज्ञा निहित होती है। जिन वाक्यों से सुझाव, निवेदन, प्रार्थना और अनुमति का भाव निहित होता है उन वाक्यों को इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और प्राय इन वाक्यों की शुरुआत है वो किनसे होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। प्राय, ध्यान रखना, इंपेरेटिव सेंटेंसेस की शुरुआत प्राय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है और इनके अंत में भी क्या होता है? इनके अंत में भी फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में भी क्या करते हैं? वाक्य के अंत में फुल स्टॉप होता है और इंपेरेटिव सेंटेंस के वाक्य के अंत में भी क्या होता है? फुल स्टॉप होता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आवश्यक रूप से, अनिवार्य रूप से निहित होता है, जबकि इंपेरेटिव सेंटेंस में वाक्य की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। तो यहां कंफ्यूज होना ही नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी जिन वाक्यों से विस्मय यानी आश्चर्य का बोध होता है उन वाक्यों को विस्मयादि बोधक वाक्य या आश्चर्य सूचक वाक्य उनको कहा जाता है। तो जिन वाक्यों से आश्चर्य का बोध होता है, विस्मय का बोध होता है, उन वाक्यों को विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। तो प्राय इन वाक्यों में क्या निहित होता है? प्राय इन वाक्यों में अल्लास, हुर्रे, ओह, आह, इस प्रकार के जो शब्द है वो इनमें निहित होते हैं। और ध्यान ये रखना है कि इस प्रकार के वाक्यों में ये एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह निहित होता है, चिन्ह रहता है। इन वाक्यों में देखो एक प्रकार ये भी होता है वाट, और वाट के बाद में कोई नाउन होगा, ठीक है। जो आश्चर्य को प्रकट करते हैं वो वाक्य वाट से शुरू होते हैं या फिर किन से शुरू होते हैं? हाउ से शुरू होते हैं और हाउ के बाद में कोई ना कोई एडजेक्टिव होगा, ठीक है। जब वाट आएगा, वाट के बाद में नाउन आएगा और हाउ आएगा, हाउ के बाद में कोई ना कोई एडजेक्टिव होगा, तो विस्मयादि बोधक वाक्य होंगे। तो जिन वाक्यों में ये शब्द निहित होते हैं, एक शब्द और रह गया, एक शब्द होता है ब्रेवो। जब किसी की हम प्रशंसा करते हैं तो वो ब्रेवो शब्द आता है। तो ब्रेवो और ये जो सारे शब्द हैं, जिन वाक्यों में ये शब्द निहित होते हैं उन वाक्यों में विस्मयादि बोधक वाक्य वो होते हैं। इनमें बस विस्मयादि बोधक वाक्य, उनमें एक चीज आपको याद रखनी, ध्यान रखना है कि इस प्रकार का चिन्ह उस विस्मयादि बोधक वाक्य में आवश्यक रूप से होता है। अब बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ये सेंटेंस विश, कार्स और प्रे
यानी प्रार्थना। विश यानी होता है हम किसी के लिए कामना करते हैं या इच्छा करते हैं, कामना। और कर्स का मतलब होता है अभिशाप, और प्रे यानी होता है प्रार्थना। तो जिन वाक्यों से अब कामना, इच्छा, अभिशाप, प्रार्थना का भाव निहित होता है, उन वाक्यों को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। प्राय क्या होता है? प्राय, ध्यान रखना, प्राय इन वाक्यों की शुरुआत, प्राय क्या होता है? इन वाक्यों की शुरुआत में से होती है। ध्यान ये रखना, प्राय इन वाक्यों की शुरुआत किनसे होती है? में से होती है। ठीक है, तो ध्यान ये रखने वाली बात है, ऑपरेटिव सेंटेंस में क्या होती है? प्राय इन वाक्यों की शुरुआत में से होती है और इनमें विश, कर्स और प्रे का भाव निहित होता है। इसके बाद में बात करते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंस में। मैंने एक चीज आपको बताई नहीं, तो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। इसके साथ साथ में ये क्या होते हैं? इन वाक्यों की शुरुआत हम प्लीज और काइंडली से भी करते हैं। लेट अस, लेट हिम और लेट मी, हिम या लेट मी से भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस की शुरुआत होती है। हाँ, तो देखो ये आज हमने इन नरेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। कल हम आगे से इस वाक्य इन नरेशन को आगे पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।